हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट की लगातार तैयारी में फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं, यूपी टेट का एग्जाम 100% होकर रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन जीएस के जो आपके ईवीएस और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके पेपर 1, पेपर 2, सुपर टेट और टेट में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की छोटी सी सीरीज, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने पूरी व्याख्या के साथ लेकर आ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसके पहले और भी क्वेश्चंस ला चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी क्लासेस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और तैयार करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, सिख गुरुओं के अंतर्गत आपके सामने सभी नाम प्रचलित नाम दिए गए हैं। इनमें से सी नंबर ऑप्शन में दिए गए गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव गुरु जो थे, इन्होंने जहांगीर के विरोध जो विद्रोह किया था, उनका नाम था राजकुमार खुसरो। उनकी सहायता की थी, उनको धन दिया था और उनको अपना आशीर्वाद दिया था। याद कर लीजिए, गुरु अर्जुन देव को इसके लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या दिया गया। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत की हम लोग बात करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जाना जाता है, पहला तुर्क शासक के रूप में जिसको हम जानते हैं, इल्तुतमिश का नाम आता है। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में क्या चलाए थे? शुद्ध अरबी चांदी के सिक्के, जिनको हम क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने जीतल चलवाया था। तांबे का सिक्का था जिसका नाम क्या था? जीतल नाम था। तो ये दोनों सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को क्या बनाया था? सौराष्ट्र का प्रांतपति। इनमें से किस राजा ने बनाया था? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन। स्कंदगुप्त का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, गुप्त काल के शासक थे और इन्होंने क्या बनाया था? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। यहां पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। संप्रदाय के संपादक, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मक्खली गोसाल हैं। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। मक्खली पुत्र या मक्खली गोसाल, जो कि महावीर के शिष्य थे, इनको हम किस रूप में जानते हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जानते हैं। याद कर लीजिएगा, आपके सामने सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इनका मत क्या था? नियतवाद, यानी कि ये भाग्यवाद को मानने वाले लोग थे। यहां पर आपका सही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर थी? सिंधु नदी पर थी। सिंधु नदी कहां पर है? हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। तो कुछ हिस्सा कहां पर है? भारत में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत आता है। और यहां पर जो मुख्य रूप से जिसे हम जानते हैं हड़प्पा के रूप में जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, ये जो मुख्य शहर था हड़प्पा, ये आपका वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। यहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे ये स्थित है। बी नंबर ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको बता दें, जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान और खुदाई की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इनको ही इसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1935 में अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यानी कि 1935 में जो एक्ट आया था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं इन्हीं जीएस की क्लासेस के अंतर्गत, उसके बारे में कहना था कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है 1935 में जो ये कहा गया था, ये किसने कहा था? 6 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इस अधिनियम को दूसरा नाम क्या दिया था, दास्ता का नया आज्ञा पत्र। दास्ता का नया आज्ञा पत्र कहा गया था इस नए कानून को जो 1935 में आया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था। 1919 में जो अधिनियम आया था, 7 नंबर क्वेश्चन, क्या अधिनियम आया था, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। और ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था और संप्रदायों में बांटने का काम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि मुसलमानों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया था। ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया, तो किसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था। 8th नंबर क्वेश्चन, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अंग्रेजों की नीति थी क्या, बांटो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो। ये नीति जो शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय किया गया, सांप्रदायिकवाद किया गया, उसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम इसमें आता है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए तरीके से पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। 13 अप्रैल 1919 में कहाँ, पंजाब के जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। और ये बहुत ही भयावह घटना थी, बहुत ही सैकड़ों लोग इस घटना में मारे गए थे। इसको लेकर, इसकी जांच को लेकर जो समिति बनाई गई थी, वो आप लोग किस रूप में जानते हैं, क्या इसका नाम होगा, तो ये आपकी हंटर कमीशन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे, ये जांच कमेटी जो बनाई गई थी अक्टूबर 1919 में, ये जीसी हंटर की प्रतिनिधित्व में हंटर कमीशन के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, बंग भंग के द्वारा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो बंग भंग आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना था, लेकिन इसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि बंग भंग आंदोलन के विरोध में, बंग भंग के विरोध में क्या चलाया गया था, ये आपका चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी अपनाओ आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना था। ये आपका 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ये यहाँ से प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हुए, साथ ही साथ विदेशी स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करें, चाहे वो कम में हो, चाहे जैसे रहें। ये इस मुख्य रूप से इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अपने देश की चीज़ों को ही अपनाया जाए। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का कितना भाग, लगभग 71% भाग जो है वो कैसा है, वो पानी से ढका हुआ। सिर्फ हम लोग जो स्थल मंडल में रहते हैं वो सिर्फ आपका 29% भाग लगभग है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके दूसरे रूप में बताना है। तो लगभग कितना हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है, 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है वो आपका पानी से ढका हुआ है। सिर्फ 1/3 हिस्सा ही रहने के लिए उपयुक्त है, सिर्फ 1/3 हिस्सा ही स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर मैदानी भाग अधिक है, पूरे उसका जो एरिया है उसमें मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नए तरीके का नया क्वेश्चन, लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए, याद करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। लगातार सटीक क्लासेज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की
दे रहे हैं। यूपी टेट की लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, सुपर टेट की भी तैयारी करते रहिए और निश्चित तौर पर आपका जो एग्जाम होगा जल्द ही कराया जाएगा। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप जो है ये स्थल भाग जो इसका मैदानी भाग जो है परसेंटेज में एरिया के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है, तो बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भूकंप के कारण जाना जाता। भूकंप यहां पर काफी तेजी में आया था। यहां पर कोयना बांध का निर्माण इस क्षेत्र में भूकंप का कारण जो है वो कोयना भीमा भ्रंश में कोयना बांध बनाया गया था, जिसके कारण हुआ। ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन लातूर जगह आप लोगों ने सुनी होगी, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहां पर पाई जाती है आपको बताना है। ये आपकी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आती है, किस राज्य में आती है? तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से पाई जाती है। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका एरिया जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है कि 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम कहां पर थी? 2011 में जो भारत के राज्यों की जो जनगणना व अन्य सभी गणनाएं की गई थी, उनमें जो सबसे कम साक्षरता दर थी, जो लिटरेसी जो सबसे कम थी, वो कहां की थी? आपका सही ऑप्शन यहां पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बिहार नंबर 1 पर आता है, इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 पर अगर बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश यहां पर आ जाएगा। नीचे की ओर से बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, याद कर लीजिए। नंबर 1 पर यहां पर बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, याद करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधार का जनक हम किसको कहते हैं? ये आपका 1991 में भारत में बहुत ही तेजी की मंदी आई थी, बहुत ही ज्यादा मंदी में देश डूबा जा रहा था। उस समय क्या किया गया था? भारत में उदारीकरण प्रारंभ किया गया था 1991 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। लेकिन इनकी सरकार में जो सबसे मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले, जिन्हें आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, वो उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी नीतियों से जो मंदी आई थी वो काफ़ी गिरावट हुई, साथ ही साथ देश की प्रगति हुई। इसे उदारीकरण की नीति के रूप में भी जानते हैं। यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज शाम को इन सभी तीनों क्लासेस की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सभी वीडियोस क्लासेस को देखते रहिए। बहुत ही जल्द सुपर टेट के हैंड रिटन नोट्स आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के सटीक नोट्स आपको वहां से प्रोवाइड किए जाएंगे। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।